नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आप सब मेरे वीडियोज देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी वजह से आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे इस वीडियो के ठीक बाद सब्सक्राइब करें। आज मैं बात कर रहा हूं सिंह लग्न के राजयोग। राजयोगों की जो श्रृंखला मैंने शुरू की है उसमें से 4 कर्क तक मैं बात कर चुका हूं। मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आज बारी है सिंह लग्न की। इसमें किसी किसी समय मैं नक्षत्र स्वामी की बात करूंगा। नक्षत्रों का, ग्रह किस नक्षत्र का स्वामी है, इसका 2 तरीके से उपयोग होता है। एक तो जैसे दक्षिण भारत में होता है, वे लोग वहां के ज्योतिषी यह देखते हैं कि ग्रह किस नक्षत्र में है, जैसे रेवती में है, मघा में है, या फिर कृतिका में है, भरणी में है, पुष्य में है। एक तो तरीका यह होता है। इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि 27 नक्षत्रों के क्या क्या गुण हैं। दूसरा एक और तरीका जो दक्षिण भारत के ही एक प्रसिद्ध ज्योतिषी कृष्णमूर्ति ने अपनाई थी, मैं उसका प्रयोग करता हूं और यह विधि बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें नक्षत्रों के नाम के स्थान पर नक्षत्र स्वामियों का उपयोग किया जाता है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपको केवल यह देखना होता है कि ग्रह जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली के किन किन भावों का स्वामी है। उदाहरण के तौर पर जैसे सूर्य है। सूर्य सिंह लग्न के लिए लग्नेश है। अब सिंह लग्न में 3 नक्षत्र होते हैं। इस तरह से उन 3 नक्षत्रों के अलग अलग 3 नक्षत्र स्वामी हो गए। अब यह देख लेते हैं कि वे नक्षत्र स्वामी कौन कौन से हैं। पहला नक्षत्र स्वामी जो सिंह राशि में पड़ता है वह है केतु, दूसरा है शुक्र और तीसरा है सूर्य। अब अगर सूर्य अपनी राशि सिंह में बैठा हुआ है तो वह केतु के नक्षत्र में हो सकता है, शुक्र के नक्षत्र में हो सकता है या सूर्य के नक्षत्र में हो सकता है। अगर केतु के नक्षत्र में है तो केतु किसी भाव का स्वामी नहीं होता, किसी राशि का स्वामी नहीं होता, और केतु का नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आता है। तो सूर्य की अपनी राशि में केतु के नक्षत्र में उपस्थिति आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन यह गंडमूल नक्षत्रों में से एक है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में कष्ट अवश्य आते हैं। दूसरा नक्षत्र स्वामी हुआ शुक्र। अब आपको यह देखना है कि शुक्र इस कुंडली में किन भावों का स्वामी है। शुक्र है दशमेश और तृतीयेश। तो अगर सूर्य बलवान होकर, अपनी राशि में वो बलवान ही होगा, शुक्र के नक्षत्र में स्थित है, तब व्यक्ति का प्रोफेशन अच्छा होगा। और ऐसा हो सकता है क्योंकि यह तृतीयेश भी है, तो उस व्यक्ति का कुछ संबंध आर्ट के किसी क्षेत्र से हो। विशेष करके जब शुक्र की महादशा आए तब ऐसा हो। उस कंडीशन में एक और बात आ जाएगी कि शुक्र तृतीय भाव में हो, तभी ऐसा हो पाएगा। शुक्र तृतीय भाव में है और लग्नेश सूर्य लग्न में शुक्र के नक्षत्र में है। अब
एक और नक्षत्र स्वामी बचता है सूर्य खुद। सूर्य अगर सूर्य के नक्षत्र में है तब व्यक्ति राजसिक व्यक्तित्व का स्वामी होता है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। वह शासकीय कार्यों से भी जुड़ा होता है, ऐसे कार्य जो सरकार से जुड़े हों, इस तरह के कार्यों से भी जुड़ा होता है। अब सारे सातों ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सा ग्रह किस किस भाव का स्वामी है। सूर्य मैंने बात की, लग्नेश है। उसके बाद दूसरे भाव में बुध की राशि कन्या आती है। बुध की एक और राशि पड़ती है एकादश भाव में। एकादशेश और द्वितीयेश बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो अपनी दशा महादशा में व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में धन देता है। जैसे सूर्य के साथ बुध लग्न में ही बैठा हुआ है तो पहला तो यह बुध आदित्य योग बन गया। लेकिन बुध आदित्य योग हर समय अच्छे फल नहीं देता है। लेकिन इस लग्न में चूंकि सूर्य लग्नेश है, लग्न में बली होता है, तो उसके साथ बैठकर बुध एक अच्छा धन योग बनाता है और उस धन योग का लाभ व्यक्ति को सूर्य और बुध की महादशाओं में मिलता है। अब बुध एकादशेश है और लग्न में बैठा है, मतलब अपने भाव से तृतीय भाव में गया है। 11, 12, 1 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव को एक गिनेंगे, 1, 2, 3 तीसरे भाव में बैठा हुआ। जैसे मैंने बताया आर्टिस्टिक कार्य, ऐसे कार्यों से व्यक्ति को धन मिल सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में, अपने भाव से तीसरे भाव में जाने का मतलब हुआ कि आपको यह देखना पड़ेगा कि तीसरे भाव के कारकत्व क्या है। तीसरा भाव व्यक्ति की हॉबी है, उसके शौक हैं, और आज के समय में सोशल मीडिया है। फिर उसके बाद बुध द्वितीयेश भी है। द्वितीयेश जो बुध है वह कहां पे आ रहा? लग्न में आ रहा, अपने भाव से 12वें आ रहा है। तो व्यक्ति को संचित धन तो मिलेगा, लेकिन अपने ऊपर व्यक्ति उस धन का व्यय भी करेगा। तो आप एक और चीज जोड़ लें, एक और सूत्र जोड़ लें कि ग्रह अपने भाव से कहां किस भाव में स्थित हो गया है। अगर छठे भाव में गया है, 8वें में गया है, 12वें भाव में गया है, तब वह अच्छी स्थिति नहीं होती और अच्छे फल देने में समर्थ नहीं होता। किसी न किसी तरीके का नुकसान उस ग्रह की दशा महादशा में, अंतरदशा में होता है। उसके बाद तीसरे भाव का स्वामी शुक्र है, साथ ही साथ दशम भाव का स्वामी भी। तो अपनी दशा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित अच्छे फल देगा शुक्र, यदि अच्छी स्थिति में। उसके बाद चौथे और 9वें भाव का स्वामी मंगल होता है। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मंगल सिंह लगने के लिए योग कारक होता है। उसके बाद आता है 5वां भाव, 5वें और अष्टम भाव। पंचम और अष्टम भाव का स्वामी गुरु, पंचमेश और अष्टमेश गुरु अपनी दशा महादशा में अच्छे फल देता है। संतान से संबंधित, विवेक से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, उच्च पद से संबंधित, साथ ही साथ व्यक्ति को अष्टम भाव के भी फल देता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो उसे संपत्ति मिलती है वरासत या विरासत में। इसके बाद छठे भाव में शनि की राशि मकर आती है, साथ ही साथ 7वें भाव में शनि की राशि कुंभ आती है। इस तरह से शनि हुआ खष्टेश और
सप्तमेश अगर बलवान है तो अपनी दशा महादशा में विवाह करवा सकता है, किसी तरीके का अनुबंध करवा सकता है, विदेश ले जा सकता है यदि सप्तम भाव में स्थित है, और विदेश जाके थोड़े दिन का निवास भी व्यक्ति का हो सकता है। उसके बाद एक ग्रह और बचता है, वह है चंद्रमा। चंद्रमा व्ययस होता है, द्वादश भाव का स्वामी होता है। अब बात करते हैं धन योग और राजयोग की। एक धन योग मैंने आपको बताया कि सूर्य लग्न में है, उसके साथ बुध स्थित है। यदि शुक्र के नक्षत्र में है या सूर्य के नक्षत्र में है तब व्यक्ति को अच्छा धन देगा अपनी दशा महादशा में, बुध भी और सूर्य भी। अब अगर शुक्र दसवें शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाए तो दिग्बली होगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल दशम भाव में चला जाए, मतलब शुक्र और मंगल के बीच स्थान परिवर्तन हो जाए। अब इस स्थान परिवर्तन की वजह से शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होगा और मंगल दशम भाव में दिग्बली होगा। अगर लग्न में सूर्य और बुध स्थित है तो बुध लग्न में दिग्बली होगा। गुरु की चौथी दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ेगी तो एक बहुत अच्छा योग बनेगा व्यक्ति की कुंडली में, और यह राजयोग होगा। व्यक्ति को अपने प्रोफेशन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यों से, भाग्य से, चल अचल संपत्ति से धन मिलेगा। साथ ही साथ मंगल और सूर्य के दिशाओं में व्यक्ति ख्याति प्राप्त करेगा, उसका नाम होगा और वह अपने क्षेत्र में विख्यात होगा। इसके बाद अगर गुरु पंचम भाव में बैठा है तो मंगल की 8वीं दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, गुरु मंगल योग बनेगा। और इस योग को चूंकि 8वीं दृष्टि है इसलिए फिर से यह योग यह बताता है कि व्यक्ति को वरासत या विरासत में संपत्ति मिलेगी। गुरु अष्टमेश है ही। साथ ही साथ गुरु की 9वीं दृष्टि सूर्य और बुध पर लग्न में पड़ेगी, जहां पर सूर्य और बुध स्थित हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक संतुलन गुरु लाएगा, उसे ज्ञानी बनाएगा और संतान सुख देगा। इस तरह से अगर सूर्य बुध लग्न में है, गुरु संतान भाव में है, शुक्र और मंगल आपस में राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो यह योग बहुत अच्छा धन और सम्मान देने वाला योग बनता है। अगर ये पूरा नहीं बन रहा है, सूर्य बुध बन रहा है, तब भी धन योग है। इसमें अगर शुक्र मंगल के राशि परिवर्तन से योग बन जा रहा, शुक्र चौथे भाव में, मंगल दशम भाव में, तो इस योग में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और अगर गुरु पंचम भाव में आ जाता है तब फिर एक तरह से जिसे आप कहते हैं सोने में सुहागा। अब एक और योग मैं आपको बता रहा हूं, पंचमेश चला गया द्वादश भाव में, जहां उसकी उच्च राशि कर्क है और केतु भी वहीं बैठ गया। द्वादश भाव में गुरु कर्क राशि में केतु के साथ बैठ जाए। पंचमेश अष्टमेश गुरु उच्च का होकर द्वादश भाव में बैठ गया, साथ में केतु भी बैठ गया। अब कर्क राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, पहला गुरु का, दूसरा शनि का, तीसरा बुध का। यदि यह ग्रह गुरु और केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, तब गुरु और केतु की दशा अंतरदशा में
व्यक्ति अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन अगर बुध के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, तब ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर शनि के नक्षत्र में है तब गुरु या केतु के पीरियड में व्यक्ति केतु की दशा महादशा अंतरदशा में या शनि की दशा महादशा अंतरदशा में व्यक्ति को विदेश जाने का लाभ अवश्य मिल सकता है। बस आज का वीडियो इतना ही। अगला वीडियो होगा कन्या लग्न का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को देखने के लिए।